गुड इवनिंग दोस्तों। आर्ट्स कैंपस के इस नए सीरीज में आप सभी का स्वागत है। 5 सितंबर टीचर्स डे पे हम लोगों ने आर्ट्स कैंपस का ऐप लॉन्च किया था और ऐप लॉन्च के साथ साथ हम लोग यूट्यूब से भी जुड़े थे। अब हम लोग का मकसद है कि सिर्फ ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन में भी आकर आप सभी बच्चों का हेल्प किया जाए और कुछ ऐसे मुद्दों को भी डिस्कस किया जाए जो स्टूडेंट कमीशन के एग्जाम से जुड़े हैं, लाइक बीपीएससी, यूपीएससी एंड एमपीपीएसएस एंड ऑल। उन सभी को भी हम कुछ ना कुछ हेल्प कर पाए। तो आर्ट्स कैंपस इस मुहिम के साथ आर्ट्स कैंपस के डिजिटल वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत करता है। अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आता है तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो आज जिस मुद्दे पे हम लोग बात करने वाले हैं वो बहुत ही ज्वलनशील टॉपिक है। जिस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे वक्फ बोर्ड के बारे में। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के थ्रू बहुत से लोगों को बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त हो चुका है, तो उस ज्ञान के भंडार को अंत करते हुए हम लोग जो रियल ज्ञान है उसके बारे में समझेंगे और ये देखेंगे कि आज इस सिनारियो में ये वक्फ बोर्ड इतना चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है। तो इसके साथ हम देख सकते हैं कि द हिंदू से लेकर के पीआईबी तक सारे न्यूज़पेपर ने इस पूरे मुद्दे को कवर किया है। इस स्लाइड में हम जानने की कोशिश करते हैं कि वक्फ बोर्ड आखिर है क्या और इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। ये वाला जो फोटो आप लोग देख रहे हैं ये पटना वाला है, क्योंकि हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं। बोर्डिंग रोड के अंदर हमारा सेंटर है। तो वक्फ बोर्ड की स्थापना और उससे जुड़े हुए मुद्दे, सबसे पहले हम देखेंगे कि वक्फ बोर्ड क्या है। तो वक्फ बोर्ड एक अधिनियम के द्वारा बनाया गया बोर्ड है। अधिनियम के द्वारा बनाया गया बोर्ड कहने का मतलब है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। दैट सेंस कि एक कानून बनाया गया और फिर इस बोर्ड की स्थापना की गई। हमारा जो मेन कॉन्स्टिट्यूशन था उसके अंदर ये प्रावधान नहीं किए गए थे और ये एक वैधानिक इकाई है। तो वैधानिक इकाई का मतलब ही होता है कि जिससे एक कानून बना करके हमारे समक्ष लाया गया हो, और उसी तरह वक्फ बोर्ड को भी कानून बना करके हमारे समक्ष लाया गया है। जिस तरह हम लोग नीति आयोग को भी देखते हैं कि नीति आयोग भी हमारा एक संवैधानिक नहीं वैधानिक इकाई है, उसी तरह ये भी एक वैधानिक इकाई है। इसमें एक व्यक्ति को संरक्षक नियुक्त किया जाता है। संरक्षक नियुक्त करने का मतलब है कि जैसे हम लोग अपने आम जिंदगी में देखते हैं कि हमारे कोई ट्रस्ट होता है, उसके ट्रस्टी होते हैं, उसी तरह इस अधिनियम के तहत जो व्यक्ति होगा वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष होगा, उस वो केवल एक व्यक्ति होगा और उस एक व्यक्ति को हम लोग मुअत्तुज बोलेंगे। ठीक है। हर राज्य में अलग अलग बोर्ड की स्थापना की गई है और इंडिया में लगभग अभी 30 से ज्यादा बोर्ड मौजूद है। 30 प्लस बोर्ड ज्यादा मौजूद हैं और जितने भी बोर्ड हैं इन सभी को सेंट्रलाइज करने के मकसद से 1964 में केंद्रीय वक्फ परिषद भी बनाया गया था। केंद्रीय वक्फ परिषद का मेन मकसद जो था, ये मकसद ये था कि वक्फ बोर्ड अपना पैसा कहाँ खर्च करती है, उसका प्रबंधन किस तरीके से होता है और उसमें क्या क्या अपग्रेडेशन किया जा सकता है, इन सभी के लिए केंद्रीय वक्फ परिषद की स्थापना की गई थी, जिसका काम था राज्य एवं केंद्र सरकारों को सलाह देना और वक्फ बोर्ड की संपत्ति से संबंधित और प्रबंधन से संबंधित सलाह को देना। वक्फ की संपत्ति क्या है, अब इस स्लाइड में हम ये जानेंगे कि वक्फ की संपत्ति पे इतना विवाद आखिर क्यों हो रहा है। तो इससे थोड़ा पीछे हम लोग चलते हैं कि वक्फ की संपत्ति क्या है। तो जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, दैट सेंस कि 1947 के अंदर जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन होता है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि इंडिया से भी कुछ लोग पाकिस्तान जाते हैं और पाकिस्तान से भी कुछ लोग इंडिया आते हैं। ठीक है। उसी क्रम में इंडिया से जो लोग पाकिस्तान चले जाते हैं उन सभी की संपत्ति, उन सभी की जमीन वक्फ बोर्ड के पास चली जाती है, लेकिन जो पाकिस्तान से इंडिया आते हैं उसे भारत सरकार के द्वारा कुछ दिया जाता है। अगर नहीं भी दिया जाता है तो वो अपने तरीके से काम करते हैं, अपने तरीके से। लेकिन मेन मुद्दा यहाँ पे यह है कि पाकिस्तान जो लोग चले गए थे उनकी संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास चली गई थी। यह एक ऐसी संपत्ति है जिसे धर्म के नाम पे दान कर दिया जाता है। धर्म के नाम पे दान कर दिया जाता है, इसका एक सेंस है कि मान लेते हैं कि कोई इंसान है, वो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में है, ये इसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो ये अपनी सारी संपत्ति क्या करता है, वक्फ बोर्ड को दान कर देता है। वक्फ बोर्ड को दान करने का उसका मतलब ये होता है कि अब जो हमारी संपत्ति है उसे हम लोग परोपकार में यूज करेंगे। ठीक है। तो वक्फ संपत्ति का मतलब ही होता है कि खुदा को दान में दी गई संपत्ति। इस संपत्ति से होने वाली आय शैक्षणिक संस्थान, कब्रिस्तान, मस्जिद, आश्रय गृह आदि के लिए काम करती है। कुल मिलाकर ये एक ऐसी संपत्ति है जो मुस्लिम धर्म से जुड़ा हुआ है। लेकिन इसमें दान करने वाले जो व्यक्ति हैं उनका कहीं जिक्र नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम होंगे। दैट सेंस कि इसमें हिंदू भी हो सकते हैं, मुस्लिम भी हो सकते हैं, सिख भी हो सकते हैं और
ईसाई भी हो सकते हैं। भारत के कुछ 6 बड़े वक्फ बोर्ड के बारे में अगर हम देखते हैं तो सबसे ज्यादा जो है वो यूपी के अंदर वक्फ बोर्ड की सबसे ज्यादा जमीन है, उसके बाद वेस्ट बंगाल के पास सबसे ज्यादा जमीन है, उसके बाद सो ऑन, हम ये सारे बोर्ड को देखते हैं। वक्फ बोर्ड की संपत्ति अगर आज के डेट की बात की जाए तो लगभग 9 लाख एकड़ में फैली हुई है, और इसके साथ इसके वैल्यूएशन की बात करते हैं तो 1,20,000 करोड़ की संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास है, जो कि भारत की सबसे तीसरी बड़ी संपत्ति है। भारत की पहली सबसे बड़ी संपत्ति भारतीय रेलवे के पास है, दूसरी सबसे बड़ी संपत्ति रक्षा मंत्रालय के पास है। वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन 1995 में एक नया अधिनियम पारित किया गया था। इस अधिनियम से जुड़ा भी एक मुद्दा है जिसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बाबरी मस्जिद का जब मामला हमारे सामने आया था और कांग्रेस के एक लीडर थे, जानते होंगे आप लोग, 1991 से 1996 तक वो रहे थे, वो जो लीडर है नरसिम्हा राव, उन्होंने बाबरी मस्जिद के मामले पर मुस्लिम को काफी जमीनें दान में उस समय दी थी। उसी में संशोधन भी किया गया था और वो संशोधन अभी लागू है, जिसे हम लोग 2013 में संशोधित करते हैं, और मेनली जो है वो सेक्शन 40 के अंदर, यानी धारा 40 के अंदर उसमें संशोधन किया जाता है। इस अधिनियम द्वारा वक्फ बोर्ड को यह अधिकार दिया गया कि ये जो जमीन है उसे वक्फ बोर्ड अपना संपत्ति बता देता था, तो वो जमीन जो है वक्फ बोर्ड की हो जाती थी, और इस पर निर्णय लेने के लिए भी वक्फ बोर्ड के तरफ से ही वक्फ न्यायाधिकरण का भी निर्माण किया गया था, और उसका निर्णय जो है वो अंतिम माना जाता था। निर्णय अंतिम माने जाने का मतलब है कि वक्फ न्यायालय का जो निर्णय होगा उस निर्णय को हम लोग कहीं पे भी चैलेंज नहीं कर सकते हैं। अब ये चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है? ये चर्चा का विषय इसीलिए बना हुआ है क्योंकि हमारी पार्लियामेंट वक्फ बोर्ड से रिलेटेड बिल को पार्लियामेंट में पेश करने जा रही है। लगभग 8, जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो काफी टाइम हो चुका है, बट इसे 8 अगस्त 2024 को पार्लियामेंट में पेश कर दिया गया है। सभी संपत्ति का पुष्टिकरण अनिवार्य होगा, दैट सेंस कि जितनी भी संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास है या फिर आने वाले समय में जो लोग दान करना चाहते हैं, उन सभी के संपत्ति का पुष्टिकरण देना अनिवार्य होगा कि यह संपत्ति किस इंसान से बिलोंग करती थी, किसकी संपत्ति है, उसका स्वामी कौन है, और स्व संपत्ति निर्धारण करने की जो शक्ति है उसको सीमित करने का प्रयास भी इस संशोधन के माध्यम से किया जाएगा। और साथ साथ जिला कलेक्टर को यह अधिकार दिया जाएगा कि जिला कलेक्टर बताएंगे कि ये संपत्ति वक्फ बोर्ड की है या भारत सरकार की संपत्ति है, और जिला कलेक्टर का जो निर्णय होगा उसे हाई कोर्ट में चैलेंज भी किया जा सकेगा। उसके साथ साथ 2 बड़े बदलाव इसमें किए गए हैं कि वक्फ बोर्ड के मेंबर के रूप में 2 महिला और 2 गैर मुस्लिम का भी होना अनिवार्य है। 2 महिला और 2 गैर मुस्लिम के लिए वक्फ बोर्ड की जो धारा 9 है और 14 है, इसमें मेनली संशोधन किया जाएगा। सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो यही है, गैर मुस्लिम और महिला, क्योंकि अल्पसंख्यक समुदाय का मानना है कि किसी भी समुदाय के जो धार्मिक संस्थान होते हैं, जैसे गुरुद्वारा होता है, मंदिर होता है, चर्च होता है, उसमें किसी गैर ईसाई को, गैर सिख को या फिर गैर हिंदू को नहीं रखा जाता है। तो वक्फ बोर्ड में ही आखिर ऐसा मामला क्यों है? क्यों वक्फ बोर्ड के अंदर ही 2 गैर हिंदुओं को रखा जाएगा? ये द हिंदू का न्यूज का कटिंग है, इसको भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग जाते हैं कि वक्फ बोर्ड पे जो आरोप लगते आए हैं, उन आरोपों में सबसे बड़ा आरोप यही लगा है कि वक्फ बोर्ड ने लगभग सितंबर 2022 की न्यूज है ये, सितंबर 2022 में तमिलनाडु के अंदर एक पूरे गांव को ही वक्फ की संपत्ति बता दी थी। और ये मामला इतना ज्वलनशील हो गया था क्योंकि इसमें एक टेम्पल था जो लगभग 1500 साल पुराना था, सुंदेश्वर टेम्पल, जिसका फोटो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और ये मेनली हिंदुओं का गांव था। हिंदुओं का गांव कहने का मतलब है कि यहाँ की जो मोस्टली आबादी थी वो हिंदू धर्म से बिलोंग करती थी। तो इस पे एक बहुत बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन हुआ था। इस कॉन्ट्राडिक्शन में मामला निकल के ये आया था कि वक्फ बोर्ड के पास इतनी एब्सोल्यूट पावर क्यों है, इसे सीमित करने की जरूरत है, और इसी को देखते हुए सरकार ने ये कदम उठाया है। तो चलिए यहीं पे इसी के साथ वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, ये जानकारी आपको अगर पसंद आई, तो आर्ट्स कैंपस को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और फॉलो करिए। हम लोग बने रहेंगे इसी जानकारी के साथ। आर्ट्स कैंपस अब ऐप के माध्यम से भी आप लोग के साथ जुड़ने का प्रयास कर रहा है, और बहुत जल्द 11th 12th के सेगमेंट में तो हम लोग हैं ही, 9th और 10th के सेगमेंट में भी आपसे
बहुत जल्द मुलाकात करेंगे। 9th 10th के सेगमेंट में मेनली एसएसटी को हम लोग डील करने जा रहे हैं। धन्यवाद।